तुम्हारी कसम। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अंबर को झूठ कहने की बड़ी बुरी आदत है। जब सबने उसकी बातों का विश्वास करना छोड़ दिया तो कस्में खाने लगा। उस गांव के बहुत से लोगों का विश्वास है कि कस्में हानियां पहुंचाती है। एक दिन जब अंबर पड़ोसी के घर गया तो दादी अपने पोते को कहानी सुना रही थी। वह कह रही थी कि रामनाथ बिल्कुल ही घी की तुराई के समान है। पोते को समझ में नहीं आया कि घी की तुराई क्या होती है, तो दादी ने उसे समझाया। घी की तुराई वह है जिसमें अंदर घी नहीं होता, बाहर से वह हरा भरा दिखता है पर अंदर से सारहीन है। रामनाथ का उदाहरण देते हुए दादी ने बताया कि नाम रामनाथ है, किंतु उसमें राम के कोई लक्षण नहीं है। नाम बड़े, दर्शन छोटे। अंबर ने बीच में दखल देते हुए कहा, दादी, कल हमारे घर में घी नहीं था। घी की 4 तुराइयाँ ले आया और पिसा तो प्याले भर का घी निकल आया। तुम तो बता रही हो कि घी की तुराई में घी नहीं होता। दादी ने उसे कोसते हुए कहा, तुम्हारी अकल ही टेढ़ी है। जब देखो झूठ बोलते रहते हो। क्या कहीं घी की तुराई में घी होता है? तुम्हारी कसम दादी, मैंने सच ही कहा, कहकर वह चला गया। उस दिन दादी को बुखार आया। दादी अपने ही आप बड़बड़ाती हुई बोली, अंबर ने मेरी कसम खाई, इसलिए मैं बीमार पड़ गई। दूसरे दिन दादी का बड़ा लड़का रमन अंबर के घर आया। अंबर घर पर नहीं था, लेकिन चबूतरे पर 3 आदमी उसी के आने की प्रतीक्षा में बैठे थे। उनमें से एक का नाम था सोमनाथ। वह भी इसी गांव का था। एक दिन अंबर ने सोमनाथ से बाजी लगाई कि सफ़ेद कौवे नहीं होते। सोमनाथ ने जोर दिया कि सफ़ेद कौवे होते हैं और है। अंबर ने दावा किया कि अगर सफ़ेद कौवे है तो पहले मैं ही उन्हें पकड़ूंगा। बाजी थी कि जो सफ़ेद कौवे को पहले पकड़ के लाएगा उसे 100 अशर्फियाँ दूसरों को देनी पड़ेगी। सोमनाथ को 2 दिनों के बाद घर के पिछवाड़े में कौवे की एक सफ़ेद बच्ची दिखाई पड़ी। उसे हथेली में लेकर वह अंबर के घर आया। उसने अंबर से मिलकर उसे कौवे की बच्ची दिखाई। अंबर ने हंसकर बताया, तुमसे पहले ही मैंने बहुत से सफ़ेद कौवे को देखा है। हमारे गांव में जितने भी कौवे हैं सब सफ़ेद हैं। मैंने ही सब पर सफ़ेद रंग पोता है। यह एक बच्ची मुझे नहीं मिली, मुझे दे, इस पर सफ़ेद रंग पोत देता हूँ। सोमनाथ नाराज होता हुआ बोला, पहले मुझे 100 अशर्फियाँ दे और फिर अपनी कहानियाँ सुनाना। इस पर अंबर ने कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कितने ही सफ़ेद कौवों को देखा था। क्या तुमसे मैंने पैसे मांगे? सब सरासर झूठ है। सोमनाथ ने कहा, यह झूठ नहीं, सच है, तुम्हारी कसम। अंबर ने कसम खाई। सोमनाथ उसे गालियाँ देता हुआ चला गया और रास्ते में दलदल में फंस गया। किसी ने उसे उस हालत में देखा तो बाहर निकाला, नहीं तो वह मर ही जाता। झूठी कसम खाई, इसलिए उसकी ऐसी बुरी हालत हुई। इसी को लेकर अंबर से कैफियत मांगने आया। चबूतरे पर दूसरा आदमी जो बैठा था वह था किरण। वह चाहता था कि काली के मंदिर के पास जो स्नेहा रहती है उससे शादी करो। जब उसने इसका जिक्र अंबर से किया तो अंबर ने उसकी हंसी उड़ाई और कहा कि उसकी नाक तो चपटी है, वह तो सुंदर नहीं दिखती। किरण ने कहा, चपटी नाक वाली ही मुझे पसंद है। इसके बाद अंबर स्नेहा के पास गया और उससे कहा, किरण तुम्हारी नाक को चपटी कहकर सबके सामने तुम्हारी हंसी उड़ा रहा है। तुम्हारे पिता धनवान है ना, इसलिए वह तुम्हें चाहने का नाटक कर रहा है। वह तो तुम्हें चाहता ही नहीं, पर तुम उससे यह ना बताना कि मैंने तुम्हें ये बातें बताई। स्नेहा ने नाराज़ होकर किरण से बातें करना छोड़ दिया। स्नेहा के पिता के द्वारा जब उसे सच मालूम हुआ तो वह अंबर के पास आया और कहा, तुम ही ने स्नेहा के मन में विष बोला है। तुम ही उसे मेरे बारे में सच बताओ और मुझसे शादी करने मनाओ। अंबर ने उसकी कसम खाई और कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तो उससे बातें ही नहीं की। इससे थोड़ी देर बाद किरण लू लगने से बेहोश हो गया। स्नेहा ने उसकी सेवा शुश्रूषा की। होश में आने के बाद किरण ने स्नेहा से सच बताया। दोनों के बीच गलतफहमी दूर हुई। आज वह अंबर से कैफियत मांगने उसी की प्रतीक्षा में चबूतरे पर बैठा है। चबूतरे पर जो तीसरा आदमी बैठा है वह है गणपति। उसका आम का अपना बड़ा बाग है।
अंबर का दावा है कि किसी चोर को आमों को चुराते हुए उसने देखा। उसने कहा भी कि उसका नाम है दीपक। दीपक गरीब किसान है, ईमानदार है। गणपति के बाग में जिन आमों की चोरी हुई थी वे आम दीपक के घर में मिले। गणपति ने उसे खूब मारा पीटा और आम मुँह लेकर चला गया। इतने में आम के बाग का रखवाला भूषण दीपक के पास आया और कहा, मालिक के कहने पर ही मैंने 100 आम तोड़े थे। इतने में कोई काम आ पड़ा तो मैंने यह बात अंबर से बताई। उसने उन्हें तुम्हारे घर में रखने को कहा। उस समय तुम्हारे घर पर कोई नहीं था, दरवाज़ा खुला था। फलों को तुम्हारे घर में रखा और अंबर को सूचित किया कि यह बात मालिक को बता देना। हुआ यह और पीटे गए तुम, बहुत बुरा हुआ। दीपक और भूषण दोनों फौरन गणपति के पास गए। उसने अंबर को बुला भेजा। उसने गणपति से कहा, तुम्हारा कोई पुराना बैर होगा, इसीलिए तुमने दीपक को पीटा होगा। मैंने तो तुमसे कहा ही नहीं था कि दीपक चोर है, तुम्हारी कसम। उस दिन शाम को गणपति नाले में नहाने गया तो भंवर में फंस गया और बचकर किसी तरह बाहर आ पाया। अब गणपति उसकी प्रतीक्षा में बैठा है। रमन को मिलाकर कुल चारों अंबर के आने की प्रतीक्षा में है, पर अंबर का कोई पता नहीं। तब रमन ने कहा, उसके आने के आसार नहीं दिखते। चलो ग्रामाधिकारी के पास चलते हैं और उसकी शिकायत करते हैं। चारों ग्रामाधिकारी के पास गए। उस समय वहाँ उस देश का राजा मंत्री सहित उपस्थित है। ग्राम की देखभाल कैसे हो रही है जानने वे वहाँ आए हुए हैं। तब वहाँ रमन और बाकी तीनों आए। राजा ने उनकी शिकायत सुनी। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक तुरंत गए और अंबर को ढूंढ कर ले आए। राजा ने उससे कैफियत मांगी। अंबर ने फौरन कहा, राजन, इन सब ने मुझसे बदला लेने की ठानी है। मेरे बारे में सब झूठ बता रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता, आपकी कसम। बस राजा का पेट अचानक खराब हो गया। नाराज होकर उसने हुक्म दिया, यह दारुण हत्यारा है, इसे माफ़ करना नहीं चाहिए, तुरंत फांसी पर लटका दो। मंत्री ने धक्कल देते हुए कहा, प्रभु, यह हत्यारा है। आपकी इस राय से मैं सहमत हूँ, किंतु इसको फांसी पर लटकाने के निर्णय से मैं सहमत नहीं हूँ। मंत्री राजा को थोड़ी दूर ले गया और धीरे से कहा, प्रभु, आपको राजनीति के दाव पेच के बारे में कहने की योग्यता नहीं रखता। आजकल हमारा पड़ोसी राजा हम पर हमला करने की कोशिशों में लगा है। गुप्तचरों ने मुझे इसकी खबर दी है। युद्ध हुआ तो जीत अवश्य ही हमारी ही होगी, परंतु अंबर के होते हुए सेना को क्यों कष्ट दें, उन्हें क्यों नष्ट होने दें। पड़ोसी देश के सब सैनिकों पर उससे झूठे कस्में खाने देंगे। ज़रूरत पड़ने पर पड़ोसी राजा की भी कसम खिलवाएंगे। ऐसे वक्त पर अंबर को फांसी पर लटकाना उचित होगा। राजा चिढ़ता हुआ बोला, मंत्र तंत्रों से क्या कहीं पेड़ से फल गिरते हैं, पहाड़ टूटते हैं। अंधविश्वासों से अगर शत्रु को जीत पाएंगे तो सेना की क्या ज़रूरत, हथियार क्यों, बल पराक्रम का क्या स्थान। मंत्री हंसकर बोला, प्रभु, आप ही ने तो कहा था कि यह अंधविश्वास है। अंबर को फांसी पर लटका रहे हैं इसी अंधविश्वास के आधार पर न। राजा चकित होता हुआ बोला, हाँ, तुमने ठीक कहा। मैंने तो अपना विवेक ही खो दिया। पता नहीं क्यों इतनी आसानी से अंधविश्वास की लपेट में आ गया। आप ही की नहीं राजन, सब मनुष्यों की यही कमज़ोरी है। दूसरे में खोट निकालने के लिए बहुत से लोग अंधविश्वासों का आश्रय लेते हैं। हाँ, अंबर को झूठ बोलने की आदत है। झूठी कस्मों के कारण दुर्घटनाएं घटी है। यह तो केवल उनका अंधविश्वास है। जब दूसरों से इस संबंध में घटी घटनाएं सुनते हैं तो संदेह दृढ़ हो जाता है। उनकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं। जब अंबर ने आपकी कसम खाई तो आप भी थोड़ी देर के लिए डगमगा गए। अंधविश्वास की घटनाओं को लेकर न्याय निर्णय लेना भी गलत है। ग्रामीणों को ही ऐसे लोगों से निपटाना होगा। आप अंबर को छोड़ दीजिए। राजा ने वहाँ उपस्थित सबों से मंत्री की राय बताई और अंबर से कहा, देखो, तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ। आगे से झूठी कस्में खाई तो तुम्हारी खैर नहीं। अंबर ने राजा के पैर छुए और कहा, आपकी कसम प्रभु, आगे से आप ही के कहे अनुसार करूँगा, कहकर चला गया। शायद राजा का अंधविश्वासों से विश्वास उठ गया, अथवा अंबर की खाई कसम झूठी नहीं थी, मालूम नहीं सच क्या है। राजा की कसम खाने के बाद भी राजा को कोई हानि
पहुंची।